गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सॉल्यूशन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गैस लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको नोट करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास एक सॉल्वेंट है जो कि किसमें है, लिक्विड फॉर्म में। एक सॉल्वेंट है जो कि किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। सॉल्वेंट किस फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में। और जो इसका सॉल्यूट है क्या है, सॉल्यूट, वो भी किसमें है, लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। जैसे वाटर के अंदर हमने एथेनॉल मिला लिया, हाँ, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। हाँ, बेंजीन के अंदर हमने टॉल्यूल मिला लिया, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, हेक्सेन और हेप्टेन का सॉल्यूशन वो भी क्या हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जरा, अगर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है ना, तो इस सॉल्यूशन के अंदर अगर दो तरह के कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। सॉल्यूट हमारा क्या है, कंपोनेंट ए, और सॉल्वेंट हमारा क्या है, कंपोनेंट बी। चूंकि दोनों लिक्विड हैं, ठीक है ना, ए और बी किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है, तो दोनों क्या होंगे, वोलेटाइल होंगे। दोनों क्या होंगे, वोलेटाइल होंगे, दोनों पेपर बनाएंगे, ठीक है ना। अब लिक्विड ए ने पेपर बनाया, ठीक। अब वेपर फॉर्म में जैसे ही आएगा लिक्विड ए किस फॉर्म में आ गया, वेपर के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। अगर वेपर फॉर्म में आने के बाद इस सिस्टम के ऊपर हम कोई क्या करते हैं, लीड रखते हैं। हम इसके ऊपर क्या रख दे रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट रख दें, ठीक है ना, ढक्कन रख दे हम इसके ऊपर, ऐसा कर लीजिए। तो होगा क्या कि यह वेपर इससे बार बार क्या करेगा, कोलाइड करेगा, कोलिजन करेगा। ये बार बार इससे क्या करेगा, कोलिजन करेगा। कोलिजन करने के साथ जितनी बार ये कोलिजन करेगा, हाँ, उतनी बार क्या होने वाला है, ये वेपर इस ढक्कन से क्या करेगा, कोलाइड करेगा। कोलिजन में क्या होगा, मोमेंटम ट्रांसफर, और जब मोमेंटम ट्रांसफर होगा तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स की वजह से इस पे एक तरह का क्या क्रिएट हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए। ए जितना, ए का वेपर जितना प्रेशर लगाएगा उसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है ना। उसी तरह से बी के क्या होंगे, बी, लिक्विड बी भी तो वेपर के फॉर्म में आएगा। हाँ, जब लिक्विड बी वेपर के फॉर्म में आएगा तो इसका वेपर किससे कोलाइड करेगा, इस ढक्कन से, और इसके सरफेस से जब कोलाइड करेगा तो इसका भी मोमेंटम ट्रांसफर होगा, और इस मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से यह बी भी क्या करेगा, इसके ऊपर एक तरह का वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। इसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो कंपोनेंट ए का वेपर जितना प्रेशर इस पे लगा रहा है उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए, और कंपोनेंट बी का जितना प्रेशर इस पे लग रहा होगा उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ बी। क्लियर है। अब देखो होता क्या है कि इस सॉल्यूशन के अंदर जिस कंपोनेंट का अमाउंट ज्यादा होगा, अगर सॉल्वेंट ज्यादा है तो सॉल्वेंट का वेपर ज्यादा बनेगा, और उसका वेपर ज्यादा बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह से अगर कंपोनेंट ए का वेपर, कंपोनेंट ए का भी वेपर बनेगा, अब कंपोनेंट ए का वेपर क्या होगा, पहले से कम होगा, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है।
अब देखो होता क्या है कि जिसका अमाउंट ज्यादा है इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर, अगर b का अमाउंट ज्यादा है तो हम ये बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ b इज ग्रेटर देन a। अमाउंट को हम मोल फ्रैक्शन में भी तो मेजर करते हैं, हाँ। तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर ज्यादा बनेगा, उसका वेपर ज्यादा बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो हम एक बात ये कह सकते हैं क्या कि वेपर प्रेशर ऑफ A इज vapor pressure of any component is directly proportional to mole fraction of that component in the solution। जिसका मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसको क्या बोलेंगे, राउल्ट्स लॉ। इसको क्या बोलेंगे, राउल्ट्स लॉ। तो देखो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या बोल सकते हैं, तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, राउल्ट्स लॉ बोलता है द वेपर प्रेशर ऑफ component of any component, ऐसे लिख लीजिए। वेपर प्रेशर में एक बार और नोट कर लीजिएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन of that component in the solution। क्लियर है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x से, हाँ। चलो इधर देखिए, वेट अभी छापिए, इधर देखिए, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो हम इसकी जगह क्या लगा देते हैं, k इनटू x, ठीक है ना। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अगर इधर देखिए, एक बात कंसीडर करिए, इफ x इज इक्वल टू 1, अगर a का मोल फ्रैक्शन 1 है, a का मोल फ्रैक्शन क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, किसी भी कंपोनेंट का किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर मोल फ्रैक्शन 1 है, इट मींस कि वो प्योर फॉर्म में है, मतलब उसमें दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तभी तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा। अगर कोई और कंपोनेंट होगा तो जाहिर सी बात है इसका मोल फ्रैक्शन 1 से कम होगा। अगर किसी सिस्टम के अंदर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है तो इट मींस कि वह सिस्टम में वो है ही नहीं, कि अगर वो होगा तो उसका मोल फ्रैक्शन जाहिर सी बात है 0 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि अगर किसी सिस्टम के अंदर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है, इट मींस कि वो प्योर फॉर्म में है, उसके अलावा उसके अंदर वो कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है, तो हम उसको सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, ठीक है। और किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है तो इट मींस कि वो सॉल्यूशन के अंदर है ही नहीं, तभी तो मोल फ्रैक्शन 0 है। अगर जरा सा भी होता तो मोल फ्रैक्शन 0 होता नहीं, कुछ ना कुछ तो होता ही। तो अगर हम लिख दें इफ x इज इक्वल टू 1, ठीक, तो Pa की वैल्यू क्या हो जाएगी, P नॉट A, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, ठीक। अगर इसको हम किस में रख दें, इस वाले में, पुटिंग 1, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इधर देखिए, तो Pa की वैल्यू क्या हो जाएगी, P नॉट A इज इक्वल टू K इंटू 1। XA की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1, तो XA की जगह हमने 1 रख दिया, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा,
पी नॉट ए। अब k की वैल्यू को अगेन किस में रख दे, 1 में, तब क्या हो जाएगा, TA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। ठीक, सिमिलरली क्या होगा, PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB होगा ना, वेयर PA इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल वेपर प्रेशर। चलिए यहाँ पे आ रहे हैं, हम इसको बाद में, ठीक है, पहले इतना नोट करें, 26। देखिए यहाँ पे PA इक्वल टू क्या है, वेयर PA इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A। PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, P नॉट A के क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इन प्योर कंडीशन, वेपर प्रेशर इन प्योर कंडीशन, ठीक है ना। सिमिलरली PB क्या हो जाएगा, ठीक है, XA इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और BB XB क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, होगा ना। देखिए इधर, दिस इज द partial vapor pressure of A and this is the partial vapor pressure of B, यानी कि A इतना वेपर प्रेशर लगा रहा है और B इतना वेपर प्रेशर लगा रहा है, तो टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, PA प्लस PB होगा ना। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, क्या लिखेंगे, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P टोटल क्या हो जाएगा, P नॉट B इंटू XB प्लस P, सॉरी पहले इस तरह से लिखिए, PB प्लस PA, PB की वैल्यू कितनी है, P नॉट इंटू XB, तो यहाँ पे लिख सकते हैं P नॉट
बी इंटू एक्स बी प्लस टी ए की वैल्यू टी नॉट ए इंटू एक्स ए लिख सकते हैं ना। दिस इज द पी टोटल। ठीक है, चलिए देखिए, अगर इस पे हमको ठीक ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे? ये हमारा कंपोनेंट, यहां पे एक से इक्वल क्या है 1। अगर x से इक्वल टू 1 है इस पॉइंट पर, तो x b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 होगी ना। अगर x से 1 है मतलब इम्प्योर फॉर्म में आ गया, मतलब उसमें कंपोनेंट b है ही नहीं। तो इस कंडीशन में जब b है ही नहीं तो उसका वेपर नहीं बनेगा, और जब वेपर नहीं बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? 0। बोलिए। और x a प्योर कंडीशन में है ना। अगर x a की वैल्यू क्या है 1 है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? हाईएस्ट होगा। तो इसका वेपर प्रेशर कंसीडर कर लीजिए ये है। अगर यहाँ पे x a की वैल्यू क्या है 0 तो x b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ x a इक्वल टू 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ x b इक्वल टू 1। क्लियर है ना। इट मींस कि यहां पर x वेपर प्रेशर ऑफ a कितना हो जाएगा? 0। हाँ, और कंपोनेंट b का वेपर प्रेशर कितना होगा? हाईएस्ट, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है। अच्छा देखिए, अगर इस एक्सिस पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो a का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, कम होते होते 0 हो गया। b का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, 0 से 1 हो गया। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे a का मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा, b का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। उसी तरह अगर हम इधर से इधर को आए तो a का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, यहां तक आते आते कितना हो गया? 1। और b का मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा, यहां तक आते आते हो गया 0, है ना। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया क्या कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। बताया ना कि a का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। यानी इधर देखिए, यहाँ पे क्या है? 0, यहाँ पे 1 हो गया। तो 0 से बढ़ते अगर हम इधर को चले तो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाएगा, और b बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ 0 से चलते चलते क्या हो गया? यहाँ पहुंच गया। हाँ, क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, और इधर आने पर इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। तो इधर से इधर चले तो इसका मोल फ्रैक्शन, इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ये वाली जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाली ग्राफ वेपर प्रेशर ऑफ पीवी, है ना। तो पी नॉट बी इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। ये वाली पी ए तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अगर इसको हम ऐसे मिला दें तो दिस इज पी टोटल, पी ए प्लस पी बी। हाँ, अगर यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें
ठीक। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा ए का कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा और बी का भी कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। तो ये पॉइंट क्या बताता है, ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन। इस पॉइंट पर हमारा बी का जो वेपर प्रेशर होगा इतना होगा और ए का वेपर प्रेशर इतना होगा और टोटल वेपर प्रेशर हमारा कितना होगा, इतना होगा। इस पॉइंट पर ए और बी का मोल फ्रैक्शन पता लग जाएगा। इसी पॉइंट पर बी का मोल, ए का वेपर प्रेशर इतना होगा, बी का वेपर प्रेशर इतना होगा, हाँ, और टोटल वेपर प्रेशर इतना होगा। क्लियर है? नोट करिए इसको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक ले लेते हैं हम लोग, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या है, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, इसका मोलर मास गिवन है। मोलर मास इज इक्वल टू 140 ग्राम पर मोल। Was dissolved in, was dissolved in 1000 gram of liquid B। इसका मोलर मास गिवन है, मोलर मास इसका गिवन है 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B was found, B was found देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना।
क्या कह रहा है कि 100 ग्राम ऑफ प्योर लिक्विड ए, ठीक है ना, यानी मास ऑफ प्योर लिक्विड ए कितना दिया है, मास ऑफ ए इक्वल टू डब्ल्यू ए इक्वल टू कितना है 100 ग्राम। हाँ चलो, मास ऑफ बी कितना गिवन है 1000 ग्राम। हाँ डब्ल्यू बी कितना है 1000 ग्राम। क्लियर? मोलर मास कितना है, मोलर मास ऑफ ए 140 और मोलर मास ऑफ बी कितना है 180। बोलिए, है ना? चलो, पी नॉट बी की वैल्यू है कितनी प्योर फॉर्म में 500। हाँ, और पी टोटल कितना है 475 बार, सॉरी 475 टॉप। इतने इंफॉर्मेशन को दी गई है। हाँ, पूछ कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। हमको लिक्विड ए का क्या करना है, वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है, यानी पी नॉट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्या फाइंड आउट करना है, इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, यानी पी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट है आपके पास, आप लोगों के पास करिए। देखिए, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या होगा, n अपॉन n प्लस nb, where n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, where n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नीचे लिख देते हैं x इक्वल टू na अपॉन na प्लस nb, ठीक है ना? अच्छा देखो, नंबर ऑफ मोल्स को हम कौन क्या लिखते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो पिछली क्लास में बताया था मैं, ठीक है? देखिए अब वैल्यू रखेंगे, W की वैल्यू कितनी है 100 ग्राम, तो 100 अपॉन मोलर मास इसका कितना है 140 अपॉन 100 अपॉन 140 प्लस WB की वैल्यू कितनी है 1000 अपॉन 180। हाँ देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है? तो ऊपर बचा 10, नीचे बचा 14। हाँ चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से मोबाइल से।
14। इधर देखिए 0.71 ऊपर हो गया ये 0.71 प्लस 5.55 कितना हो जाएगा? देखो इसमें ऐड करोगे तो 6.26 क्लियर है? अब ये x की वैल्यू आ गई, हाँ आ गई ना? चलो x भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस x होगा तो 1 माइनस 0.11 तो कितना हो जाएगा? 0.9889। चलो देखो नाउ हमको क्या निकाल अब हम क्या लिख सकते हैं p टोटल इक्वल टू p नॉट a इनटू xa प्लस p नॉट b इनटू xb लिखते हैं। चलो p टोटल की वैल्यू कितनी है? 475 कितना है? 475 इक्वल टू p नॉट है हमको फाइंड आउट करना है और x की वैल्यू 0.11 प्लस p नॉट b की वैल्यू जो है वो गिवन है 500 और इनटू 0.89 क्लियर है? देखो नाउ 475 is equal to 0.11 p नॉट है प्लस इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45 कैरी कितना हो गया 4 और 8 5 40 और 4 40 445 ठीक है ना? ये दो जीरो पड़ेगा तो दो जीरो पे दो पॉइंट लगेंगे 2 डिजिट पे पॉइंट हो जाएगा तो 445 तो 0.11 p नॉट a इक्वल टू कितना हो जाएगा 475 ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 445 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 ये 3 हाँ तो p नॉट a इक्वल टू 30 अपॉन 0.11 कैलकुलेट करिए कितना आएगा देखिए नियरली 272.72 टॉप लगभग ठीक। देखो पेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन पेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा P इक्वल टू P नॉट इनटू x है हाँ P नॉट की वैल्यू आ चुकी है कितना 272 इसको 273 कर लेते हैं तो 273 इनटू P नॉट की वैल्यू 0.11 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ठीक जो भी आएगा दैट इज द टॉप
नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, वह सॉल्यूशन जो किसी भी कंसंट्रेशन में राउल्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, ओबे करता है, तो उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन which obeys Raoult's law, obeys Raoult's law, ठीक है ना। At entire range of concentration चाहे जो भी हो, फॉलो को किसको करना पड़ेगा, राउल्स लॉ को, तब तो जाकर के क्या होगा, वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। एक बार दो कंडीशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। इधर देखिए इसका क्या मतलब है कि अगर हम दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स कर रहे हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, तो इसमें एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, जाहिर सी बात है। अगर हमने दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स कर दिया तो इनकी मिक्सिंग पे ना तो यहां से किसी तरह की एनर्जी निकलनी चाहिए, अन्य को मिक्स करने के लिए लगनी चाहिए, यानी एनर्जी चेंज क्या होना चाहिए, 0। न तो इनकी मिक्सिंग एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, न तो एंडोथर्मिक, अदरवाइज आइडियल सॉल्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, डेल्टा बी मिक्सिंग इट आल्सो इक्वल टू 0। अब देखो डेल्टा बी का मतलब क्या है, ठीक है ना। अगर दो चीजों को हम आपस में मिला रहे हैं, दो चीजों को क्या कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये किसी भी तरह का इनमें रिएक्शन और इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर रिएक्शन हो गया तो ए का नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएगा, बी का भी नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। नॉन रिएक्टेबल होना चाहिए आपस में। तो ये दो कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन के लिए फॉलो होना ही चाहिए, ठीक। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन कौन से कंडीशन में बनते हैं, अगर हमने ए ले लिया तो ए का मॉलिक्यूल ऐसे होगा, बी का मॉलिक्यूल ऐसे होगा, बोलो। अब इसमें ए का भी मॉलिक्यूल होगा ढेर सारा और बी का भी मॉलिक्यूल होगा ढेर सारा, ठीक। इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं, समझ में आएगा। देखो ए और ए के मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ए और ए के मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करने का मतलब इनके बीच में एक तरह का फोर्स लगेगा। ये फोर्स का नेचर चाहे जो हो सकता है, वन ड्रॉप हो सकता है, ठीक ना, डाइपोल अट्रैक्शन हो सकती है, किसी भी तरह का हो सकता है, हम अभी उसमें नहीं जाते, ठीक। ए और ए के बीच में जैसा इंटरेक्शन है, सेम नेचर का इंटरेक्शन बी और बी के बीच में होना चाहिए। जैसा नेचर ऑफ फोर्स ए के बीच में है, उसी तरह का नेचर बी के मॉलिक्यूल के बीच में होना चाहिए, और सेम नेचर का फोर्स या सेम नेचर का इंटरेक्शन ए और बी के बीच में भी होना चाहिए। मतलब तीनों के इंटरेक्शन और नेचर ऑफ इंटरेक्शन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सभी जैसा होना चाहिए,
तब तो जाकर के ये किसकी तरह बिहेव करेगा, आइडियल सॉल्यूशन की तरह। क्लियर है? अब देखो प्रैक्टिकली कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं होता है, कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जो नियरली आइडियल सॉल्यूशन की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, और जो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल उसको तो मोस्टली आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए कौन कौन से सॉल्यूशन है, तो n हेप्टेन और n ऑक्टेन, n हेप्टेन, n ऑक्टेन, n हेप्टेन, n हेक्सेन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, और बेंजीन प्लस टॉलुइन, ये किसके एग्जांपल है, आइडियल सॉल्यूशन के, किसके एग्जांपल है, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन कर सकते हैं, क्लोरो बेंजीन प्लस ब्रोमो बेंजीन। क्लियर है? ये कुछ सॉल्यूशन है ना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि विच सॉल्यूशन बिहेव एज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। ठीक है ना, इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए इनको मिलाने पर क्या होगा, एनर्जी का चेंज होगा नॉट इक्वल टू 0, और इनको मिलाने पर किसका चेंज होगा, वॉल्यूम का चेंज होगा, दैट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक,